हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां हैं, इनसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो बीपीएससी पे हो या यूपीएससी में हो या उत्तराखंड पीसीएस हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आए हुए हैं, वो क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में एक पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा मैं इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी में प्रविष्ट होने से पहले, भारत में प्रविष्ट होने से पहले अपने प्रवाह में यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? अब देखिए यू टर्न क्यों बनता है, क्योंकि भूवैज्ञानिकीय जो तरुण है दोस्तों, और जो हिमालय है वहाँ पे, हिमालय क्या है, अभी नवीन वलित पर्वत की श्रेणी में आता है। हिमालय जो है वो प्राचीन पर्वत नहीं है, बहुत कठोर नहीं है। तो तरुण हिमालय का जो श्रेणियाँ पड़ती हैं उनको काट कर नदी जो है वो यू टर्न बनाती है। तो इसीलिए हमारा जो है वो बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है और यू टर्न भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के जो अक्ष संघीय नमन के कारण होता है। अब जैसे ये पर्वत श्रेणी है और जब यहाँ से नदी जब घूमेगी दोस्तों, नदी क्या करती है, जब आर पार जाना होता है तो इसको, इस जो पर्वत श्रेणी है इसको काट देती है। इसे हम क्या कहते हैं, खड्ड कहते हैं या गार्ज कहते हैं। और इसी गार्ज से होते हुए नदी पर्वत श्रेणियों को पार कर जाती है और आगे जाके यू टर्न लेके फिर भारत में आ जाती है, अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी। इसीलिए जो हमारा विकल्प बी है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वह है कि भारत में यारलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यारलुंग जांगपो या यारलुंग सांगपो नदी को हम तिब्बत में हम कहते हैं किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को। इसीलिए भारत में इसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। और इसे ही हम तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, यारलुंग सांगपो या यारलुंग जांगपो नदी कहते हैं। अब ये देखिए, जो आपका क्वेश्चन है वो बीपीएससी 56वीं से लेके 59वीं बीपीएससी तक प्री में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते हुए चलिएगा और मेरे साथ रिपीट करते हुए चलिएगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध, ये तीनों नदियाँ जो हैं वो लगभग एक ही स्रोत से निकलती हैं, आसपास से ही। इसीलिए जो हमारा विकल्प डी होगा, विकल्प डी वो सही विकल्प हो जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखिए, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। इसीलिए ये तीनों नदियाँ जो है वो मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है उपयुक्त सभी वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, बराक, लोहित और सुबनसिरी। अब देखिए, पूछ रहा है कि कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो आपकी जो लोहित नदी है, जो लोहित और सुबनसिरी नदी है, ये हमारा कहाँ से होकर बहती है, ये हमारा अरुणाचल से होकर बहती है। और ये किसकी किसकी सहायक नदी है? तो हमारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। देखिए, लोहित, सुबनसिरी नदियाँ जो है वो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, जबकि बराक नदी जो है वो मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अगली बार आपसे पूछे कि बराक नदी कहाँ पे बहती है, तो बराक नदी मणिपुर, मिजोरम और असम में बहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो जो मानस है वो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अब ये भी क्वेश्चन देखिए, 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है?
तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया सांगपो या यारलुंग सांगपो भी कहते हैं या केवल सांगपो बोल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। तो बहाव क्षेत्र देखिए, पहले तिब्बत से निकलती है, उसके बाद भारत में प्रवेश करती है और उसके बाद कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र जो है वो तिब्बत, चीन, बांग्लादेश और भारत है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो दिबांग, कामेंग और लोहित, ये तीनों ही नदियाँ जो हैं वो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका आईएएस एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, आईएएस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा, यही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके। अब मान लीजिए आपको 40 क्वेश्चन आपको सेक्शन में मिलते हैं ज्योग्राफी सेक्शन में, तो 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से आ सकते हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन बनेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसी टॉपिक से रिलेटेड बनेंगे। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। और रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। और तीस्ता नदी जो है भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो हमारा जो केवल 2 ऑप्शन है दोस्तों, दूसरा वो हमारा सही है। जो रंगित नदी है ये सिक्किम में इसका जो सोर्स है वो है ओरिजिन, और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम स्थित खांगचुंग जो हिमनदीय झीलों से छोम्बू छो नदी के रूप में 5280 मीटर की ऊंचाई से होता है। और आपको पहले ऑप्शन में क्या बोला गया है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी के, जहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है वहाँ से। तो हमारा पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। जबकि देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का कहाँ उद्गम है, आंगसी हिमनद में या कैलाश मानसरोवर से जहाँ निकलती है वहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं तिब्बत में, यारलुंग सांगपो। तो इस प्रकार से हमारा कथन एक गलत हो जाएगा। अब मैं पूरा आपका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। अब देखिए जो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी है वो लगभग एक ही बिंदु से निकलती है, मतलब आसपास ही सारी की सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कैलाश मानसरोवर से। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कथन और कारण दिए गए हैं। देखिए तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और कारण क्या है, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। ठीक है, रास्ता बदलना या कटाव करके आगे बढ़ना, जिसे हम नदी अपहरण कह देते हैं, हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। अब आपको इनमें से बताना है कि कथन और कारक सत्य हैं या नहीं सत्य हैं। तो हमारा अगर हम बात करें तो जो पहले जो तीस्ता नदी थी वो गंगा की ही सहायक नदी थी, लेकिन अब किसकी है, ब्रह्मपुत्र की है। तो ये चीज़ें जो है वो सही हैं, इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी प्रणाली का ही अंग थी तथा दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए लगभग 1787 ईस्वी में आई। बाढ़ के पश्चात इसने अपना मार्ग जो है वो परिवर्तित कर लिया और दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नदियाँ। अब दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ और उनके उद्गम स्थल को देखेंगे। देखिए नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है और मैकाल पर्वत से निकलती है। मैकाल पर्वत में ही अमरकंटक की श्रेणी है, वहाँ से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है, तो 13 से 1312 किलोमीटर। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, मुल्ताई पहाड़ी, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश। इसकी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। अगर हम बात करें गोदावरी की, तो यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, कहाँ से, नासिक महाराष्ट्र। इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। कृष्णा कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, महाराष्ट्र से। इसकी जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटका से। तो
इसकी लंबाई कितनी है 800 किलोमीटर। और महानदी जो है वो सिहावा पहाड़ी धमतरी जिला छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसका जो है वो लंबाई 851 किलोमीटर है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारी नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम कुछ सहायक नदियों की बात करें तो गोदावरी की जो है वो पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, बेनगंगा, इंद्रावती। और कृष्णा की तुंगभद्रा, कोयना घाट प्रभा, मूसी, भीमा, माल प्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। और कावेरी नदी की बात करें तो अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। अब देखिए, छोटी छोटी तो बहुत सी नदियाँ इनकी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे हम वो पढ़ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। और महानदी की कौन कौन सी है तो शिवनाथ, हसदेव, ईब और तेल। अगर पूछा जाए तेल नदी किसकी सहायक नदी है तो महानदी की है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। पश्चिमी घाट की जो नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण क्या है, वो छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी और कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, क्योंकि सही बात है कि जो हमारी पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, वो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। और वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो ये भी हमारा सही है, दोनों हमारे कथन और कारक दोनों सही हैं, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। अब देखिए, आप लोग याद रखिएगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली जो पश्चिमी घाट से नदी बहती है वो क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। और हमारा ये जो सवाल है दोस्तों, हमारा यूपी पीसीएस प्री और यूपी यूडीए और एलडीए 2010 में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट कितने, ये क्वेश्चन जो है वो कितने इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय नदी भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा एवं ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। तो ये हमारा कथन जो है वो सही है। अब नर्मदा और ताप्ती जो है वो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, हमारा ये भी सही है। इसीलिए जो हमारा विकल्प ए होगा, देखिए ए आर सही है। हमारा जो ए विकल्प होगा तो वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है। नर्मदा और ताप्ती हमारा भ्रंश घाटी में होकर बहती है। देखिए, महाद्वीपीय या प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा एवं ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। इसका प्रमुख कारण ये है कि ये नदियाँ पठार के ढाल के अनुरूप बहती हैं और भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों। यह एक रेखीय विभ्रंश या घाटी में विस्तृत है। तो ये बात सही है कि जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, हमारा ये भी सही है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, तो हमारा ये भी सही है। इसीलिए जो हमारा विकल्प हो जाएगा, हमारा जो, देखिए अब यहाँ पे उपयुक्त में से सभी का ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए जो है यहाँ पे उत्तर जो है यहाँ पे आयोग की तरफ से स्टार लगा कर दिया गया है। अब देखिए, कथन हमारा 1, 2 सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य नदी जो प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों। क्योंकि अब देखिए, इसमें पहला ऑप्शन यह एक रेखीय भ्रंश घाटी में विस्तृत है। तो ये सब अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जो नर्मदा और ताप्ती है वो भ्रंश घाटी में होकर बहती है। हमारा जो अगला विकल्प है कि यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है। तो एक तरफ क्या है, विंध्यन श्रेणी है और एक तरफ हमारा सतपुड़ा श्रेणी है, और बीच में हमारी जो है वो नदी बहती है। तो ये भी हमारा सही है। हमारा तीसरा जो ऑप्शन है, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, तो ये गलत दिया गया है। मध्य भारत से हमारा पूर्व की ओर है। अगर पूर्व लिखा होता तो हमारा तीसरा भी सही हो जाता। तो इसीलिए हमारा जो सही विकल्प होना चाहिए वो हमारा विकल्प 1 और 2 होना चाहिए। अब 1 और 2 नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे कोई नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं। हमारा अगला सवाल है कि नर्मदा घाटी या नर्मदा नदी जो है वो किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो अभी मैंने आपको बताया कि विंध्य और सतपुड़ा
इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है सतपुड़ा और विंध्याचल हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही आप सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कौन सी बहती है? नर्मदा। और किसके किसके बीच बहती है? तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो हमारा जो पहला विकल्प है, पहला विकल्प वो हमारा गलत है, क्योंकि जो नर्मदा नदी है दोस्तों वो हमारी डेल्टा नहीं बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी। और वह एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो हमारा जो कारण है वो सही है। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। इसमें गाद का अभाव रहता है, इसीलिए क्या होता है? डेल्टा नहीं बनाती। अब देखिए, फिर से क्वेश्चन आया कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? 44 बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया और यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया। आप सभी लोग जानते हैं कि कौन सी नदी है? नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखिए, नर्मदा घाटी उदाहरण है किसका? सीधी सी बात है, अभी हम थोड़ी देर से ही पढ़ रहे हैं कि भ्रंश घाटी का। कौन सी एक, देखिए, निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो आप सभी को पता है कि महानदी, गोदावरी और कावेरी जो है ये क्या है? ये हमारा पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, लेकिन जो नर्मदा है वो हमारा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी क्या है? रिफ्ट घाटी में बहती है नर्मदा, इसीलिए ये क्या है? इसमें गाद का अभाव रहता है और ये डेल्टा नहीं बनाती है। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो संरचनात्मक मूल, संरचनात्मक मूल। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो झारखंड पीसीएस प्री में पूछा गया है। दिए गए लक्षणों में से संरचनात्मक मूल लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए या भ्रंश का निर्माण करते हुए प्रवाहित होती है। देखिए, फिर से वही, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा और स्वर्णरेखा नदियाँ जो है ये सब आपस में मिलकर डेल्टा बनाती हैं, लेकिन जो हमारी नर्मदा नदी है दोस्तों, और नर्मदा के साथ साथ में तापी नदी, तापी या ताप्ती जिसे बोलते हैं, तो ये दो नदियाँ हैं, ये पश्चिम की ओर बहती हैं और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगर हम बात करें तो भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं, अतः विकल्प सी और डी दोनों सही हैं। अब उस टाइम पे ऑप्शन में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं मिलता था, इसीलिए हो सकता है कि आयोग ने इसका आंसर जो है सी माना हो या फिर क्वेश्चन ही रद्द कर दिया हो। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो हमारा फिर से वही ऑप्शन है कि तापी। अगर नर्मदा होता तो नर्मदा भी हो जाता, लेकिन नर्मदा नहीं है तो हमारा तापी या ताप्ती नदी हो जाएगी। अब ये कहाँ से? देखिए, बैतूल जिला से निकलती है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से, और तापी बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त जो है वो नर्मदा नदी भी विभ्रंश घाटी में ही बहती है, तो आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है फिर से वही सवाल कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो यहाँ पे नर्मदा नहीं है, लेकिन हमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तापी, तापी या ताप्ती। तो इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अब देखिए, कितनी बार ये पूछा गया है। यूपीपीएससी, यूपीयू, डीएलडीए, बीपीएससी प्री, उत्तराखंड पीसीएस, ठीक है। तो हम फिर से देखेंगे कौन हमारा ऑप्शन में क्या है? नर्मदा है नहीं, तो इसीलिए हम किस पे टिक करेंगे? तापी। दो ही नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, पहली कौन सी? नर्मदा, और दूसरी ताप्ती या तापी। तो इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो हमारा जो राजनांद गांव है वो हमारा नर्मदा बेसिन का भाग है। देखिए, छत्तीसगढ़ के उपयुक्त जनपदों में से राजनांदगांव जनपद का 6% हिस्सा नर्मदा नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त जो कवर्धा है, कवर्धा जनपद भी
नर्मदा बेसिन का हिस्सा है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है। तो देखिए, सोन और नर्मदा तो अमरकंटक से निकलती हैं, लेकिन जो हमारी महानदी है वो सिहावा पहाड़ी धमतरी जिला से निकलती है। इसीलिए जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वो परफेक्ट नहीं है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा कि सोन और नर्मदा जो दोनों नदियाँ हैं वो हमारा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं, लेकिन जो हमारा महानदी है वो हमारी कहाँ से निकलती है, सिहावा पहाड़ी से। इसलिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो पर्याप्त नहीं है इस सवाल के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो हमारा अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। देखिए, फिर से पूछ रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। देखिए, एमपी पीसीएस और झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने आपको कि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो हमारा सोन नदी का वास्तविक स्रोत है, शहडोल जिले में अमरकंटक। अगर हम बात करें तो प्रश्न काल में मतलब जब ये प्रश्न पूछा गया, सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से होती थी, लेकिन अब क्या है कि वर्तमान में अमरकंटक अनूपपुर जिले में है। ठीक है, पहले ये शहडोल जिले में था, लेकिन अब कहाँ पे है, ये अनूपपुर जिले में स्थित है। तो इसीलिए अब जब आएगा तो आप अनूपपुर लगाएंगे। देखिए, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो हमारा जो आप सभी को पता है, अब हमने अभी पिछले कुछ क्वेश्चन किए हैं, तमाम सारे क्वेश्चन, तो आप सभी को पता है कि जो नर्मदा है और जो ताप्ती है वो हमारी पश्चिम की ओर बहती हैं। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए, भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं। 3 प्रमुख नदियां कौन सी, नर्मदा, ताप्ती और माही। राप्ती जो है वो घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में बहती है। अगर हम शॉर्टकट बताएं आपको तो आप समानता से याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी नदियां जो है वो हमारी दक्षिण में बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं। तो हमारा समानता, सा से क्या हो जाएगा, सरस्वती, माँ से क्या हो जाएगा, माही, और ना से क्या हो जाएगा, नर्मदा, और ता से क्या हो जाएगा, ताप्ती या तापी। तो समानता से आप याद रख सकते हैं ये जो 4 प्रमुख नदियां हैं ये पश्चिम की ओर बहती हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो गंगा, गोदावरी, यमुना। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत ही आसान हो गया होगा, क्योंकि हमारी जो पश्चिम की ओर नदी बहती है वो हमारी नर्मदा है। अब ये देखिए, ये भी एमपी पीसीएस प्री 2000 और उत्तराखंड यूडीए एलडीए में पूछा गया प्रश्न है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, कबाम। अब देखिए, पश्चिमी घाट से ताप्ती नहीं निकलती क्योंकि ये पश्चिमी घाट की तरफ जाती है। ठीक है, ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से, मुल्ताई नगर, बैतूल जिला से। ठीक है, जबकि गोदावरी, कावेरी और कबाम पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी घाट की तरफ बहती हैं, या पश्चिम से निकलकर पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। अब देखिए, आपको ताप्ती नदी दिख रही है, ताप्ती, तो हम ताप्ती नदी मान लेंगे, क्योंकि नर्मदा, ताप्ती, सरस्वती और माही ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। और एक नदी है लूनी। लूनी नदी जो है वो हमारा कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, वो हमारी अरब सागर में नहीं पहुंच पाती। हमारा जो अगला विकल्प है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो आप, अगर आप जानते होंगे कि शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो आप वैसे ही आप सवाल कर ले जाएंगे, क्योंकि शिवसमुद्रम जलप्रपात जो है वो फेमस जलप्रपात है और इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शिवसमुद्रम जो है हमारा वो कावेरी नदी पर है, इसीलिए आप ऐसे ट्रिक लगा सकते थे कि ये जो नदी है वो कावेरी नदी है। ठीक है, अगर हम बात करें तो कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा
81,155 वर्ग किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ यह श्रीरंगपट्टनम और शिवसमुद्रम तथा श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का उद्गम है। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? आप सभी ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। देखिए यूपी पीसीएस मेंस और यूपी आरओ मेंस में पूछा गया सवाल है, तो ऐसे सवाल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है? तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी से भी होकर ये नदी बहती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो हमारी दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो हम जो है वो गोदावरी ही मानेंगे। ठीक है, आयोग ने कावेरी को माना था, लेकिन हम क्या है गोदावरी को ही मानेंगे, क्योंकि साक्ष्य के रूप में हम एनसीईआरटी के अनुसार ही चलेंगे। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की। अब देखिए कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों में है? तो कृष्णा नदी जल विवाद जो है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य 1957 से चला आ रहा है। अब क्योंकि इसमें क्या है कि दो ऑप्शन में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दिए गए हैं, तो इसीलिए हम ऐसा समझ लेते हैं कि हमारे ये दोनों ऑप्शन जो है वो सही हैं। आप लोग याद रखिएगा कि 3 राज्यों में कृष्णा नदी का जो जल विवाद है इसको लेकर चल रहा है। कौन कौन से? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में। देखिए नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम है। अब देखिए हमारा जो बी सबसे लंबी क्या है? गोदावरी है, उसके बाद नर्मदा, फिर महानदी। ठीक है, अब देखिए गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर, नर्मदा की 1312 और महानदी की 851 और तापी की 724। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, ये सही है। गोदावरी नदी का उद्भव जो है वो महाराष्ट्र में होता है, हमारा ये भी सही है। तापी नदी जो है वो मध्य प्रदेश में निकलती है, ये भी सही है। कावेरी नदी जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश से नहीं निकलती है। कावेरी नदी हमारा कहाँ से निकलती है? ये हमारी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, जो कोडगू ज़िले में स्थित है। इसीलिए हमारा जो विकल्प सी है वो सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है। अब देखिए यहाँ भी थोड़ा ऑप्शन का हेर फेर है। इसमें दो नदियाँ ऐसी हैं जो भिन्न हैं। नर्मदा जो है और ताप्ती जो है ये क्या है? ये हमारा पश्चिम की ओर बहती है। और अगर हम बात करें सिंधु की, तो सिंधु नदी भी अरब सागर में जाके गिरती है। और महानदी जो है वो अन्य 3 से भिन्न है। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प होगा, हम देखिए इसका हम डी विकल्प जो है वो सही लगा सकते हैं, क्योंकि नर्मदा, ताप्ती और सिंधु जो है वह एक समान है। क्यों एक समान है? क्योंकि ये अरब सागर में ही तीनों जाके गिरती हैं, लेकिन महानदी जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती है। इसीलिए जो हमारा विकल्प डी है वो सही हो जाएगा। अब देखिए नर्मदा, सिंधु, तापी नदियों का मुहाना जो है वो अरब सागर में है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा निर्माण करती है। इस आधार पर महानदी 3 अन्य नदियों से भिन्न हुई। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत भारत के बाहर है, जबकि अन्य 3 नदियों का भारत में ही। अतः विकल्प बी और डी भी, अगर देखिए अगर हम स्रोत की बात करें तो हमारा बी और डी दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रवाह की बात करें कि कौन सी अरब सागर में गिरती है और कौन सी बंगाल की खाड़ी में, तो उस हिसाब से हमारा
महानदी सही हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल यही ले लेते हैं और हम महानदी को सही मान के चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। अब देखिए, आप सभी को पता है कि जो पश्चिम में नदी बहती है वो एस्चुरी बनाती है, ठीक है, और जो पूर्व में बहती है वो डेल्टा बनाती है। तो देखिए, हमारी जो नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी है वो पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में गिरती है, तो वो हमारी एस्चुरी बनाती है। लेकिन जो हमारी महानदी है, महानदी हमारी, वो हमारी बंगाल की खाड़ी में जाकर डेल्टा बनाती है, तो इसीलिए हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए कि महानदी जो है वो 851 किलोमीटर लंबी नदी है और यह छत्तीसगढ़ उड़ीसा में प्रवाहित होती है और पारादीप उड़ीसा के पास है, बंगाल खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। और जो ऊपर की तीनों नदियां हैं, मांडवी, ताप्ती और नर्मदा, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। देखिए, फिर से वही उसी टाइप से मिलता जुलता क्वेश्चन कि निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती हैं। तो आप सभी को पता है कि नर्मदा, ताप्ती, मांडवी जैसी नदियां जो है वो क्या है, एस्चुरी बनाती हैं, इसीलिए जो हमारा सी विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ा कि जो महानदी है वो हमारा ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो देखिए, तेल नदी जो है इनमें से किसी की नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि तेल नदी किसकी है, तो तेल नदी महानदी की सहायक नदी है, इसीलिए जो हमारा विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको दक्षिण भारत की नदियां पढ़ाने से पहले ही दिखाया था कि शिवनाथ, जोंक, हसदीव और ईब और मांड और तेल जो है वो महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, साबरमती घाट, साबरमती घाट, तो साबरमती घाट में तो सही है, नदी में पानी का अभाव है। और हमारी तापी घाट, तो तापी घाट में भी जो है वो पानी का अभाव है, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, साबरमती तथा तापी नदी के घाटों पर जल की कमी रहती है, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी नदी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, और जबकि दूसरी जो है वो अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो जो हमारा अमरकंटक है, यहाँ से जो है वो दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, वो कौन कौन सी हैं, सोन और नर्मदा। अब नर्मदा जो है वो हमारी अरब सागर में चली जाती है और सोन नदी जो है वो जाकर गंगा नदी में मिल जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं, ठीक है, और मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। तो देखिए, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं और मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं, ये भी सही है कि इसमें भी हैं। तो हमारे जो ऊपर के दोनों दिए गए हैं वो गलत हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश से ही जो हमारा है वो नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। तो हमारा जो विकल्प डी है वो हमारा सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। देखिए, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ पाम्बार, भवानी, काबानी, और मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर नर्मदा, ताप्ती और माही नदी बहती हैं, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। तो जो हमारी गोदावरी है इसका जो है वो सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण का क्षेत्र है। देखिए, नर्मदा नदी का जलग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर, जबकि महानदी का 1,41,589, और जबकि गोदावरी का 3,12,812 के वर्ग किलोमीटर है। तो इसीलिए जो सबसे ज़्यादा है वो किसका है, गोदावरी का। उसके बाद हमारी कृष्णा नदी आएगी, उसके बाद महानदी और फिर नर्मदा नदी आएगी। अब देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो हमारा जो गोदावरी नदी का
बेसिन है वो हमारा भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। देखिए, गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इसे क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, याद रखिएगा। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। ठीक है। हमारा जो अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। तो आप सभी जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। कितनी लंबाई है? 1465 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? तो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, महाराष्ट्र से। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी है? तो हमारी गोदावरी सबसे लंबी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? देखिए, कितनी बार कितने एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा फिर से कौन सा हो जाएगा? गोदावरी जो है वो हमारी सबसे लंबी नदी है। कितना लंबाई है? 1465 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। अब इनमें से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? तो देखिए, जो हमारा इंद्रावती है और हमारा जो प्राणहिता है वो जो है गोदावरी की सहायक नदी है। इसीलिए जो हमारा विकल्प डी है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें तो वर्धा, प्राणहिता, वेनगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, मूला, दूधना आदि जो नदियां हैं वो हमारी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। वंशधारा और पेन्नार नदियां गोदावरी की सहायक नदियां नहीं हैं। पेन्नार, वंशधारा नदियां भी प्रायद्वीप भारत की ही नदियां हैं। देखिए, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? तो हमारा जो चंबल नदी है वो गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार के महू के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, इसे चंबल खड्ड कहा जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा, नागावली, वंशधारा। अब उपयुक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं? तो हमारा पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वो नागावली और वंशधारा हैं। ठीक है। देखिए, ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा नदी का जो है वो उद्गम रांची के पठार से है, जबकि नागावली और वंशधारा का जो उद्गम होता है वो पूर्वी घाट से होता है। ठीक है। तो आज के हमारे ये क्वेश्चन थे जिन्हें आज हमने डिस्कस किए। ये सभी क्वेश्चन जो थे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और इसी तरह से हम आगे की सीरीज़ में, आगे की वीडियो में हम इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने लाते रहेंगे। तो आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अपना रिव्यू बताइए कि आपको वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार प्रश्नों के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।